का स्वागत है बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो भी एसबीआई पीओ के एग्जाम के बारे में है। और एसबीआई पीओ का आज से जो है फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 7 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। इसलिए आप जल्दी से आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए, रजिस्ट्रेशन जल्दी कर लीजिए। और उसके बाद ताकि आपको ये नहीं रहे कि आप रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया, फॉर्म भरेंगे उसके बाद एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा मत कीजिए, आज आप रजिस्टर कीजिए। आपने अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये चैनल आप याद कर रखिए कि आपको आज कल जो है फॉर्म फिल कर लेना है। कल आप फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद उसको जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन अब बहुत जरूरी है। आप स्टडी प्लान बनाइए और जितना जल्दी हो सकता है उतना मैं अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। रोज अब 2 से 3 वीडियो मैं जरूर पोस्ट करूंगा, तो आप हर वीडियो को देखिए और ज़्यादा इंटरनेट पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही कीजिए। उसके बाद अगर आपको एसबीआई पीओ में सिलेक्शन लेना है तो आज का एग्जाम जो आज का वीडियो जो है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर का प्रिपरेशन कैसे करना है दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव पेपर का प्रिपरेशन जो है आप प्रीलिम एग्जाम के बाद नहीं कर सकते हैं। अभी से ही आपको मेंस एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम, हर चीज़ का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रीलिम एग्जाम का, मेंस एग्जाम आप तब रोक सकते हैं प्रिपरेशन जब आपका प्रीलिम जो है 1 महीने बचा होगा। आपका प्रीलिम का जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आप प्रीलिम का फोकस करके 15 या 20 दिन तक लगातार जो है प्रीलिम फोकस करके आप प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन अभी जो है आपका प्रिपरेशन फोकस जो है वो प्रीलिम और मेंस या डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू सब पर होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए सॉरी, आप डिस्क्रिप्टिव तक जो है प्रिपरेशन अभी कीजिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बैंक फॉर सक्सेस है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, फेसबुक पर सर्च कीजिएगा, वहाँ भी पेज लाइक कर सकते हैं। हर जगह अवेलेबल है बैंक फॉर सक्सेस। आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपको कोई भी चीज़ दिक्कत है तो आप मुझे ब्रजेश कुमार के नाम से मेरा फेसबुक ID है, उस पर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वहाँ से जो है आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप किसी भी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है ये कैसे होगा, ये आपका 30 मिनट का टेस्ट होगा। ड्यूरेशन जो है इसका एग्जाम का 30 मिनट होगा और ये मेंस एग्जाम के साथ होगा। जो मेंस एग्जाम है वो 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको रीजनिंग, डाटा एनालिसिस या डाटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। वो 3 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको आधे घंटे का टाइम जो है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी दिया जाएगा, जो 25 मार्क्स का होगा। नए पैटर्न के अनुसार 25 मार्क्स का होगा। ये पहले 50 मार्क्स का होता था, उसको 25 मार्क्स में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब जो है इसे डायरेक्ट 25 मार्क्स का कर दिया गया है। इसमें 15 मार्क्स का आपका ऐसे रहेगा, एक ऐसे लिखने के लिए होगा, और 10 मार्क्स का आपको राइटिंग होगा, लेटर राइटिंग होगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे। 3 में से एक राइटिंग आपको लेटर लिखने होंगे, 3 ऐसे होंगे, उसमें से एक ऐसे आपको लिखने होंगे। तो 15 और 10 में ये डिवाइडेड होगा और इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करने हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, सिलेक्शन के लिए। ओके, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है ओनली दोज कैंडिडेट आप इवेल्यूट, इसमें एक कंडीशन लगा हुआ है। आपका टेस्ट जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तभी इवेल्यूट किया जाएगा जब आप टॉप रैंक में होंगे। ओके, जितना उनका सिलेक्शन का मतलब जितना उनका टारगेट है, उस टारगेट में अगर आप टॉप लिस्ट में रहते हैं, उनका उसी लिस्ट में रहेंगे, तभी आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर टेस्ट किया जाएगा। अदर वे में कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो छांटने के लिए है, आपको जो है डिस्क्वालीफाई करने के लिए है। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर पर ध्यान दीजिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, इसलिए इसमें भी मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए। 15 नंबर के लगभग 12 से 15 नंबर कट ऑफ रहता है, तो उतना स्कोर करने की कोशिश कीजिए, उतना आपको स्कोर करना है। ओके, चलिए आप शुरुआत करते हैं। ये था डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब किस तरह का पेपर रहेगा वो था। अब देखते हैं इसमें ऐसे राइटिंग जो है और लेटर राइटिंग के बारे में पूरा बताऊंगा कि ऐसे राइटिंग कैसे होती है और लेटर राइटिंग में क्या क्या जरूरी बातें हैं वो ध्यान रखने की है आपको, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो का मेन फोकस वही है। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि ऐसे राइटिंग का टिप्स क्या होता है। ऐसे राइटिंग में आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना होता है। आपको जब आपको ऐसे राइटिंग, आप कोई भी ऐसे लिखने जा रहे हो या कोई भी पैराग्राफ आप लिखने जा रहे हो, सोचो आपको डिमोनेटाइजेशन का चैप्टर या वुमेन एम्पावरमेंट का चैप्टर है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हो ये सोचो। चलो, अब वुमेन एम्पावरमेंट सोशल इशू है, लोग लिख लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन जो है अभी करंट इशू है। ये दोनों में से कोई एक टॉपिक को आप दिमाग में सोचिए कि आपको क्या क्या लिखना है उस पर। अगर आप डिमोनेटाइजेशन के बारे में लिख रहे हैं, आपको 2 टॉपिक मिला है, एक सोशल का पर मिला है और एक जो है नॉर्मल डिमोनेटाइजेशन जो इकोनॉमी बेस्ड है, दोनों मिला है। आप डिमोनेटाइजेशन चूज करते हैं और डिमोनेटाइजेशन पर आपको पहले सोचना है कि आपको क्या क्या आइडिया आता है कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में क्या क्या हो, डिमोनेटाइजेशन कहते किसको है। पहला तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन जो है कब कब हुआ है, हिस्ट्री उसके बारे में बताना है कि डिमोनेटाइजेशन की कब कब कंडक्ट ये हुआ है, और मतलब डिमोनेटाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। इकोनॉमी बेस्ड आपको इकोनॉमिकली उसको बताना पड़ेगा। उसके डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट क्या क्या है वो बताने पड़ेंगे आपको। एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करना पड़ेगा।
प्रोज एंड कॉन्स आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, और उसके लास्ट में जो आपको अपना ओपिनियन, बीच में एक ओपिनियन, आपको अपना ओपिनियन रखना पड़ेगा, अपना आप खुद का ओपिनियन होगा कि डिमोनेटाइजेशन जो है आपका उसमें क्या ओपिनियन है। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि हाँ, इसका कंक्लूजन ये होगा डिमोनेटाइजेशन का कि कंट्री के इकोनॉमी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उससे आपको रिलेट करके वो लिखना पड़ेगा। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है एक चीज को लिखने के, पैराग्राफ लिखने में। तो वो सारा का सारा आइडिया जो है आपको किसी भी टॉपिक को देख के ये आइडिया आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये चीज आप लिखेंगे। तो राइट डाउन कीजिए, आपको बस पॉइंट लिख लीजिए कि हाँ आपको ये चीज मेंशन करना है। आपको 1 मिनट इस चीज पर देना है कि 1 मिनट में आपको जो है लिख लेना है कि हाँ ये चीज मुझे कंसीडर करना है आगे पैराग्राफ लिखने में। शॉर्ट में आपको उस चीज को लिख लेना, ताकि जब आप पैराग्राफ लिखने लगे आपको तभी सोचना न पड़े, तभी बस आपको देखना पड़े कि हाँ इसके बारे में जो है लिखना है तो ये लिखेंगे और इसके बारे में ये लिखेंगे। तो एक बार में आपको थिंकिंग जो होगी वो राइट डाउन करने हैं। तो पहला स्टेप यही होता है और यही बेसिक स्टेप होता है आपका, बेंचमार्क स्टेप यही होता है। ओके, formulate quickly how you want to start your paragraph and then how you will write the rest of the paragraph, what points to include and what not। आपको जो वही मैंने बताया, आपको फॉर्मुलेट कर लेना पड़ेगा एक तुरंत, मतलब जल्दी से फॉर्मुलेट कीजिए कि आपको क्या क्या लिखना है, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। जैसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है तो वो कहाँ से स्टार्ट करना है, किस चीज़ से आपको स्टार्ट करना है, तो वो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए। उसके बाद रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ क्या होगा, बॉडी क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। और ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा आप लिखने का प्रैक्टिस करोगे, पैराग्राफ राइटिंग का प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ आपके अंदर जनरेट होती है। ओके, तीसरा आता है आपको ऑर्गेनाइज योर आइडिया। जितना आपका आइडिया आया है उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। ओके, एंड देन स्टार्ट राइटिंग। एक बार अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लिया या कहीं पर आपको ऑर्गेनाइज कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया कि आपको इस स्ट्रक्चर में उसको लिखना है, चीज़ों को जो आइडिया है आपको वो इसका स्ट्रक्चर बन लिया आपने, और उसको जो है उसके बाद आप स्टार्ट कर देते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड पॉइंट्स विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू एक्सप्लेन योर टॉपिक। जो वही टॉपिक, वही पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं जो कि आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए नेसेसरी है। अननेसेसरी पॉइंट जो है इंक्लूड मत कीजिए। ओके, मतलब आपको जो है ज़्यादा मतलब उसके बारे में जो है निगेटिव वगैरह ज़्यादा पॉइंट मत जाइए। अब जो चीज़ ज़रूरी है, जो उसकी विशेषता उस चीज़ के बारे में, वो ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। जो जरूरी पॉइंट है, एब्सोल्युटली नेसेसरी पॉइंट है, वही इंक्लूड कीजिए। अननेसेसरी जो है आपको नहीं लेना, क्योंकि वर्ड लिमिट जो है वो फिक्स है। रिमेंबर, यू विल हैव टू फॉलो वर्ड लिमिट कंस्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 250 वर्ड बोला जा रहा है तो 250 वर्ड में ही लिखिए। वर्ड लिमिट कंस्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए कि आपको 250 वर्ड में आपको जितना चीज आप सोच रखा है आपने, वो आपको कह देना है। ओके, वो आपको लिख देना है वहां पर। तो ये जरूरी है, क्योंकि आप 250 वर्ड में आपको अगर थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा हो जा रही है, आपको 1000 वर्ड की थिंकिंग आ जा रही है, लेकिन आपको लिखना है वो 250 में ही है, तो आपको आपका कोई छूट न जाए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट न जाए, ये याद रखिए आप। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि आपको अगर ज्यादा, दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आपको थिंकिंग नहीं आ रही है या आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग आ रही है। तो जो कम थिंकिंग आ रही है उनके लिए तो ये नहीं है, लेकिन जिनको ओवर थिंकिंग आती है, जो आपको 1000 वर्ड वाले लोग होते हैं, जो 1000 वर्ड में लिखने, 500 वर्ड में लिखने वाले लोग होते हैं, पैराग्राफ लिख देना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि आपको 250 वर्ड में अगर वर्ड लिमिट है, आपको 250 को कंस्टेंट को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर 250 वर्ड जैसे ही होगा, आपका सॉफ्टवेयर जो आपको कर देगा मैक्सिमम वर्ड लिमिट, मतलब उसके बाद टाइप ही नहीं होगा आपका। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर जो अपने आप 250 वर्ड लिमिट ले लेता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपका अलग सॉफ्टवेयर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, उनका टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है, उस पर आपको टाइप करना होता है। वो टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो वर्ड लिमिट होता है उसका 250 वर्ड का। तो 250 वर्ड जैसे ही होगा या 300 वर्ड का, जितना उसका कंस्टेंट होगा, वो जैसे ही होगा उसके बाद आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे, वो टाइप अपने आप बंद हो जाएगा। ओके, उसमें आपको टाइप करने का स्पेस ही नहीं होगा। तो ये याद रखिए कि आपको सारी बातें आपको जो है उसी 250 में कह देना है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उसको ही इंक्लूड कीजिए। ओके, ऐसा नहीं हो कि आप जो कंक्लूड करना, आप इतना लिख दिए कि आपका कंक्लूजन आप नहीं दे पाए, फिर आप कंक्लूजन अगर आप छोड़ देते हो तो 2 से 3 मार्क्स आपको वहीं पर काट लिया जाता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना आपको जो है। और प्रैक्टिस जो है ऑनलाइन क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन की स्टार्टिंग में आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में प्रैक्टिस कीजिए कि आप जो है ऑनलाइन टाइपिंग का स्पीड आप जो है वो है, क्योंकि आधे घंटे में आपको लिखना है, तो ये भी मैटर करता है। कई सारे लोगों का टाइपिंग स्पीड उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए भी लोग लैग कर जाते हैं, उतना लिख नहीं पाते हैं। ओके, तो गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू योर पैराग्राफ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइटल को जो है, एक पैराग्राफ जो आपने लिखा उसका कुछ अट्रैक्टिव सा, मतलब कैची सा जो है, अच्छा सा, मतलब कि खतरनाक सा आपने जो है पैराग्राफ दे दिया, मतलब टाइटल दे दिया। तो टाइटल जो दिया, जो उससे लोगों को पता चले कि उससे जो है
फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना वही होता है आपका इंट्रोडक्शन और टाइटल। वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है और लास्ट इंप्रेशन होता है, वो आपको बताता है कि नहीं इसका कंटेंट क्या होगा। एब्स्ट्रैक्ट जो आपने लिखा है, जो अपने सारी बातों को एक ही पॉइंट में जो आप एब्स्ट्रैक्ट लिखना वही होता है। किसी भी चीज का एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप शॉर्ट में चीजों को बता रहे हैं कि आपने ये चीजें जो है बाद में डिस्कस किया है उसी को अपने शॉर्ट में बता दिया है। तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक कैची सा जो है एक एट्रैक्टिव सा अपने पैराग्राफ का टाइटल दिया है, अच्छा सा दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये याद रखिए कि आपको अच्छा सा टाइटल देना है और फर्स्ट जो है इंप्रेशन बनाना है कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छा देना है। ओके, रिवाइज व्हाट यू हैव रिटन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिवाइज तो आपको करना ही है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपने क्या लिखा है। तो आपको अपना खुद एक बार अगर पढ़ लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो आपको लगता है कि हाँ स्ट्रक्चर सारा कुछ सही है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सारा कुछ सही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं लग रहा है, ग्रामेटिकली सारा कुछ सही है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पर्टिकुलर वे में है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देगा होता है। क्योंकि जब आपको कोई पढ़ रहा होता है तो वो ये चीजें इंक्लूड करेगा, वो ये चीजें चेक करेगा। ओके, सॉफ्टवेयर चेक करता है, सॉफ्टवेयर जो आपका चेक करेगा तो सॉफ्टवेयर को जो है वो ये बातें ध्यान रखेगा, जिसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा वो उसको जो है ये चीजें पता होगी। ओके, ऑनलाइन अगर पेपर है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑफलाइन वो चेक करेगा, कोई पर्टिकुलर आदमी आपका चेक कर रहा होगा कि हाँ इसको 4 मार्क्स देते हैं, नहीं, वो आपका सारा कुछ सॉफ्टवेयर में जो है पहले से ही डिफाइंड होगा। ऑनलाइन पेपर है तो सॉफ्टवेयर सारा कुछ चेक करेगा, तो सॉफ्टवेयर जो है ये चीजें आपका ध्यान रखता है। तो पर्टिकुलर जो है ग्रामर फॉलो कीजिए, वर्ड जो है आप अच्छे वर्ड यूज करिए, जो भी आप यूज करते हैं, लेकिन उसका स्पेलिंग आपको ध्यान रखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा ना हो। ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें ऐसे के बारे में। अब जो है देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, एक बॉडी क्या क्या होती है, ऐसे के जो है क्या क्या आपको चीज याद रखना होता है। एक बॉडी मानिए, इसको जो आप एक फॉर्मेट मान सकते हैं, ऐसे का जो है एक फॉर्मेट हुआ ये। ओके, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है एग्जाम में या घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट ये है कि एक हेडिंग देनी है, अट्रैक्टिव सी आपको हेडिंग देनी है। मैंने पहले बताया आपको हेडिंग जो वो जरूरी है, आपका इंप्रेशन बनाता, फर्स्ट इंप्रेशन होता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखना है या शॉर्ट एंड प्रिसाइज जो है इंट्रोडक्शन देना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है कि आपके उस बारे में क्या लिख रहे हो, कि कोई आपका मोटिवेट क्यों होगा, इंट्रोडक्शन देखेगा कि हाँ इसने दीजिए बात, उसी इंट्रोडक्शन में आपको सारा कुछ बता देना है कि आपको वीडियो में क्या क्या आप डिस्कस करने वाले हो। इंट्रोडक्शन इस तरह का होना चाहिए कि आपका पढ़ के लगे कि नहीं इस बारे में जो है ये डिस्कस कर रहा है। कि आप अगर देखे कोई एडिटोरियल देखते होगे या आप पैराग्राफ जो पढ़ते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो, तो पहला जो पैराग्राफ होता है वो आपका क्या होता है, उसी से आपको पता चलता है ना आगे क्या क्या कहने वाला है ऑथर। तो उस तरह का कुछ सोचिए, उस तरह का ही लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो वो एक तरह का रेफरेंस हो सकता है आपका जो पैराग्राफ, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसका फर्स्ट जो है देखिए इंट्रोडक्शन होता है, वो आपका जो है एक तरह से रेफरेंस हो सकता है, उसी तरह का कुछ लिखने का कोशिश कीजिए। तो ये दूसरा हो गया कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद होता है बॉडी ऑफ एसे, तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है बॉडी। यहाँ पर आप अपना मेन आइडिया, एक्सप्लेनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स वगैरह जो होते हैं वो आप सारा कुछ उसके बारे में लिखते हैं, सारा कुछ डिस्कस करते हैं, उसका एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। ओके, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बॉडी आपको लिखना पड़ेगा। इन बॉडी यू कैन राइट मल्टीपल पैराग्राफ डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट। आप ज्यादा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, 3 या 2 से 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट जो आपको कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। ईच पैराग्राफ शुड डील विथ वन मेजर पॉइंट एंड दे शुड बी लॉजिकली लिंक्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड इट्स मेन आइडिया। कहने का मतलब है कि आपका जो है ईच पैराग्राफ, जो एक एक पैराग्राफ है, वो किसी एक मेजर पॉइंट को, आप कितने भी पैराग्राफ लिख सकते हो लेकिन किसी एक मेजर पॉइंट को जो है डिस्कस करना चाहिए, किसी एक मेजर पॉइंट के बारे में बताना चाहिए। चाहे वो एडवांटेज लिख रहे हो तो वो एक पैराग्राफ जो है आपका एडवांटेज के बारे में डिस्कस करना चाहिए, दूसरा पैराग्राफ को डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो और पहला से दूसरा जो है लिंक्ड होना चाहिए। तो लिंकिंग का, स्ट्रक्चर का, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ये आपको प्रैक्टिस से जनरेट होता है। ओके, कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है, कंक्लूड किया कि नहीं। आप 5 चीजें हैं, हेडिंग दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट लिखिए, बॉडी लिखिए, और बॉडी में जो आपको ध्यान रखना है 4 चीजें ही बस। बॉडी में आपको ध्यान रखना है कि आप कितना भी पैराग्राफ लिख सकते हो लेकिन वर्ड लिमिट का आपको कांस्टेंट का फॉलो करना है, और उसमें आपको एक पैराग्राफ दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए और हर पैराग्राफ में किसी एक मेजर पॉइंट के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो। ओके, कंक्लूजन वो है कि आपको कंक्लूड करना है टॉपिक को, आपने क्या क्या लिखा उसको कंक्लूड कर दीजिए एक बार में, अपनी ओपिनियन आप रख दीजिए कि हाँ ये होना चाहिए था। चलिए अब एक बार देखते हैं प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन ऐसे जो है पूछे गए थे, वो एक बार ऐसे देख लेते हैं और इसको जो है पूरा स्पीड बताता हूं। डज प्रोवाइडिंग एन एजुकेशनल लोन हेल्प्स इन एम्पावरिंग एम्प्लॉयमेंट टू यूथ। जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो एक तरह से जरूरी, मतलब वो किस तरह से हेल्पफुल है।
जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो है एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना कितना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन लोन आपको प्रोफेशनल डिग्री के लिए प्रोवाइड किया जाए और प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद जो है आपको जॉब लगती है। जैसे आप जो सॉफ्टवेयर फील्ड में है तो आपने अगर इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक कर रखा है आपने, तो आप एजुकेशन लोन लेते हो बीटेक करने के लिए और बीटेक करके आप जो है सॉफ्टवेयर में या किसी इंडस्ट्री में जो है आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो वो एक तरह से हेल्पफुल है। तो ये एक तरह से पॉजिटिव टॉपिक है, पॉजिटिवली इसको लेकर आप चल सकते हैं। ओके, इसमें आप एजुकेशन सिस्टम के जो है खामियां, जो प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद जो है लोगों को प्लेसमेंट नहीं होता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं या पॉजिटिव पॉइंट को ले सकते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स भी इसमें बनते हैं, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इसके बनते हैं, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। यूजफुलनेस ऑफ, दूसरा टॉपिक है यूजफुलनेस ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड ये तो आपको जैसे ही बोल रहा है कि यूजफुलनेस, तो ये इसमें पहला क्वेश्चन था डज, क्वेश्चन मार्क है, मतलब पॉजिटिव भी ले सकते हैं निगेटिव भी ले सकते हैं। ये याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डज लगा हुआ है, डज मीन्स क्वेश्चन मार्क। आप क्या सोचते हैं, डज का मतलब हुआ आपको क्या लगता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, क्वेश्चन मार्क लग गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा है कि यूजफुलनेस ऑफ आधार कार्ड, मतलब आपको सिर्फ यूजफुल नहीं, मतलब पॉजिटिव बताना है, निगेटिव तो सोचना ही नहीं है आपको उसके बारे में। तो दोनों का डिफरेंस समझिए। इम्पैक्ट ऑफ अनअर्थिंग ऑफ ब्लैक मनी ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो जो ब्लैक मनी जो अनर्थ किया जा रहा है, सरकार जो ब्लैक मनी के अगेंस्ट जो है जो ढेर सारे लॉज वगैरह कर रही है, अनर्थ करने की कोशिश कर रही है, मतलब उसको खोदने का कोशिश कर रही है। अनर्थी मतलब खोदना होता है, खोदने की कोशिश कर रही है ब्लैक मनी को। वो जो इम्पैक्ट होगा उसका क्या इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होगा, तो बस आपको इम्पैक्ट बताना है। ब्लैक मनी के बारे में डिस्कस नहीं करना है आपको, इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस नहीं करना है आपको, उसका इम्पैक्ट बताना है। सिर्फ जो ब्लैक मनी से रिलेटेड जो है सरकार के स्कीम्स बता सकते हैं आप, वो स्कीम डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट है। ब्लैक मनी के बारे में कितने ज्यादा जो लॉ बने हैं उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ब्लैक मनी को डिस्कस करने मत लग जाइए। ओके, आप एक दो पॉइंट आप एक पैराग्राफ ब्लैक मनी पर, एक पैराग्राफ नहीं, दो तीन लाइन आप लिख सकते हैं ब्लैक मनी के बारे में। ब्लैक मनी को पहले आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक मनी के बारे में ही मत घुस जाइए, उसके प्रोज कॉन्स मत बनाने लगिए। उसका बस आपको इम्पैक्ट बताना है। इम्पैक्ट मतलब समझिए कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक तरह से मतलब इकोनॉमी पर क्या उसका जो है इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट को आप हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी मुझे भी नहीं पता है उतना। ओके, मैं इंग्लिश मीडियम से विद्यार्थी हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन रीजनल या वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज होता है उसका इंपॉर्टेंस बताना है। यहाँ पर भी आपको ये भी पॉजिटिव टॉपिक है दोस्तों। टोन समझना भी जरूरी है क्वेश्चन का, पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या डायरेक्ट आपको टॉपिक के बारे में बता रहा है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मतलब होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उससे डायरेक्ट है कि आपको डायरेक्ट उसी चीज के बारे में बताना है, मेंशन कर दिया गया है। आपको अगर ब्लैक मनी और इंडियन इकोनॉमी, ब्लैक मनी के बारे में पूछ लिया था तो ब्लैक मनी के बारे में ढेर सारी चीज लिख सकते थे, लेकिन इंपैक्ट आपसे पूछ लिया गया है। ओके, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ विनिंग अ लॉटरी, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रोज एंड कॉन्स पूछा जा रहा है आपको, मतलब प्रॉफिट बताना आपको, उसके बाद आपको उसका जो है डिसएडवांटेज भी बताना, दोनों चीज बताना है। एंट्रेंस एग्जाम एंड नेसेसरी एविल, ये डिस्कस करना आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ये एक तरह से कितना इंपॉर्टेंट एविल है। ओके, नेसेसरी मतलब आवश्यक जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि एविल है। डू ब्रोकर्स डिजर्व द कट दैट दे मेक ऑन डील्स, इस पर जो आपको लिखना है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, तो आपको क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द वीमेन इन वर्क स्पेस एंड इंक्रीजिंग कोर्स ऑफ कंसर्न, तो दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आप अगर इंटरनेट पर सर्च करोगे तो इंटरनेट से ही मैंने उठाया है, तो आप इंटरनेट से जो है आपको कई सारे साइट्स पर ये मिल जाएंगे। तो आप प्रीमियर साइट जितने भी हैं उनको फॉलो करना मत भूलिए। आप ये मत सोचिएगा बैंक फॉर सक्सेस फॉलो कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं। आप बैंक फॉर सक्सेस को फॉलो करते ही है, आप कई सारे अड्डा 24/7 को आप फॉलो कीजिए, ग्रेड स्टेक फॉलो कीजिए आप, ये सब इंपॉर्टेंट साइट है। फेयर्स क्लाउड हो गए, बैंक एग्जाम टुडे हो गए, टेक्स्ट बुक हो गए, मॉक बैंक हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट साइट है। 4-5-6 तो साइट है टोटल, तो ये 5-6 साइट जो है हर रोज क्विज अपडेट होते हैं इनके, और ये डेली बेसिस पर अपडेटेड होते हैं, तो आप इनको फॉलो कीजिए। इन पर आपको नए नए क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, इन पर आपको अच्छे अच्छे चीजें कंटेंट मिलते हैं। महिंद्रा गुरु भी आपको अच्छा वो चैनल है, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उनको भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मेरा मानना यही है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं कि वो चैनल चल जाए या मेरा चैनल चल जाए,
आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आप सेलेक्ट होते हैं कि नहीं आते हैं। और उसके लिए आपको जरूरी है कि एक सोर्स से मेरा भी स्ट्रेटजी देखिए और लोगों का स्ट्रेटजी देखिए और खुद का स्ट्रेटजी बनाइए। एक स्ट्रेटजी में चलिए, आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए। 4-5 लोगों का स्ट्रेटजी देखकर एक स्ट्रेटजी, आप नया स्ट्रेटजी जो आपको मेरे स्ट्रेटजी में इंपॉर्टेंट लगा वो आप देखिए। किसी और के स्ट्रेटजी में अड्डा 24/7 पर जो स्ट्रेटजी बताते हैं उनका स्ट्रेटजी से जो आप इंपॉर्टेंट लगा वो लीजिए, जो आपके लिए सुटेबल है उसको यूज करके आप अपना एक नया स्ट्रेटजी बनाइए। ओके चलिए आप इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स देख लेते हैं कि ऐसे टॉपिक्स जो है क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी मैंने इंटरनेट से ही लिया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये खुद अपना मैंने टॉपिक रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो इंटरनेट पर भी आपको किसी इंपॉर्टेंट साइट जो भी मैंने इंपॉर्टेंट साइट डिस्कस किए हैं उसमें से किसी एक चैनल पर आपको मिल सकता है। ये द करंट पिक्चर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स में ये भी हो सकते हैं कि आपको वुमेन जो करंट, यहाँ जो आपको करंट पिक्चर के बारे में बताना है तो ये भी ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन है कैन आईटीआई एडुकेट क्वेश्चंस, इफ यस देन व्हाई डिड सो मेनी मेजर स्कीम्स टेक प्लेस इन द पास्ट ईयर्स। अगर आप इफ यस में जाना है, आपको यस में ही जाना है क्योंकि आपको क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, आपको यस ही लेना है। यहाँ आप नो ले ही भी नहीं सकते क्योंकि आपको आगे पूछ दिया गया है इफ यस देन व्हाई डिड सो मेनी स्कीम्स। तो क्वेश्चन जैसे ही आपको इफ यस के बाद ले लेते आपको यस वाला ही कंसीडर करना है। कैन तो डायरेक्ट आपको यस वाला ही लेना पड़ेगा आपको। ये भी आपको ध्यान रखना है इस तरह के टॉपिक्स में। डू यू थिंक डिसेंट्रलाइजेशन इज बेटर देन सेंट्रलाइजेशन, इफ यस देन एक्सप्लेन हाउ। इफ यस लगा हुआ है तो आपको फिर से यस ही लेना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर आपको सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन रहता है डिसेंट्रलाइजेशन ये वाला क्वेश्चन रहता है, यहाँ तक अगर क्वेश्चन खत्म हो जाता फिर आप यस और नो दोनों ले सकते थे, लेकिन इफ यस लगा दिया ना तो और आगे कुछ लिख दिया तो फिर आपको यस लेकर ही चलना पड़ेगा। डू पॉलिटिकल पार्टी हैव रोल टू प्ले इन कम्युनल राइट्स, फिर आपको आगे यस लगा हुआ है तो आपको देख लीजिए रिजर्वेशन सोशल बून और बेन। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और इंटरनेट पर अगर सर्च करोगे तो जितने भी मैंने 6-7 साइट बताए हैं उनके पर ढेर सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनके पास कलेक्शन है चीजों के। आप जो उनका टॉपिक्स जो है जैसे आप बैंकर्स अड्डा के क्विज में जाओ तो वहां पर जो है उनके पास 500-600 क्विज जो है हर टॉपिक पर है, हर सब्जेक्ट पर है। तो बैंकर्स अड्डा तो सबसे बड़ा मतलब सबसे पुराना भी साइट है और बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो बैंकर्स अड्डा का आप फॉलो कर सकते हैं, वो सबसे प्रीमियर साइट है। इवन मैं भी जब तैयारी करता था तो उस समय जो है मैं बैंकर्स अड्डा को फॉलो करता था। ओके टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग में क्या क्या है, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, दोनों टाइप्स। अब लेटर पर आए हैं, ऐसे यहीं तक था। अब आपको लेटर के बारे में बताते हैं कि लेटर क्या क्या होता है, लेटर में क्या क्या चीज होते हैं। दो तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं और इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर होता है जो आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी एजुकेशनल पर्पस से, मतलब आप जब फॉर्मल मतलब समझ सकते हैं कि वेल ड्रेस्ड, फॉर्मल ड्रेस होता है, वेल ड्रेस्ड ड्रेस होता है जो आप स्कूल ड्रेस पहनते हैं या ऑफिशियल ड्रेस होता है। उसी तरह फॉर्मल भी होता है कि ऑफिशियली किसी चीज को लिखना, ऑफिशियली आपको किसी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन को लिखना है या ऑफिशियल पर्सन को लिखना है, किसी आप ऑफिशियल पर्सन को लिख रहे हैं तो वो जो है फॉर्मल लेटर आता है। इनफॉर्मल लेटर होता है जब आप रिलेटिव्स को लिख रहते हैं, अपने नोन पर्सन को लिख रहते हैं, तो वहां पर जो है इनफॉर्मल लेटर आता है। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में क्या क्या डिफरेंस होता है। इतना याद रखिए कि फॉर्मल लेटर जो आपको मोस्टली एग्जाम में आपको फॉर्मल लेटर ही पूछा जाएगा। इनफॉर्मल लेटर भी आपको ध्यान में रखना है कि इनफॉर्मल लेटर किस तरह का होता है। यहाँ पर आपको जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें कोई पैटर्न नहीं होता, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप उसको डियर वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, डियर फादर, डियर फ्रेंड या डियर लेके नाम याद कर सकते हैं, या हाय से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें आपको इनफॉर्मल लेटर में होता है। लेकिन आप जो है फॉर्मल लेटर में डियर सर लिखते हैं या वो इंक्लूड करते हैं, सर आप बोलते हैं, किसी को रिस्पेक्ट पे करते हैं। ओके अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो ये भी आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या क्या डिफरेंस है। तो आपको मीनिंग होता है, बता दिया आपको मैंने कि फॉर्मल लेटर जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज होता है, कोई एक फॉर्मेट होता है, ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है। जबकि इनफॉर्मल होता है वो फ्रेंडली मैनर के लिए होता है, समझ यू आर फैमिलियर विथ या कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर जो उसको लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, इसको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं और इसको पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसका फॉर्मेट होता है किसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर जो होता है नॉन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता उसका। रिटन इन फर्स्ट पर्सन, बिजनेस लेटर थर्ड पर्सन अदर्स लिखा जाता है। तो बिजनेस लेटर आप कर सकते हैं इसे, या फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को भी लिख सकते हैं आप। रिटर्न टू मतलब बिजनेस, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन इटीसी को लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो होता है ये फ्रेंड्स, फैमिली, इक्विटेंसेस इटीसी को लिखते हैं। इसमें वॉइस होता है फॉर्मल लेटर में, वो पैसिव वॉइस होता है। ओके
ये याद रखिए कि हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, और जो इनफॉर्मल रहता है उसमें एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। सेंटेंसेज होते हैं उसमें लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, इनफॉर्मल लेटर में होता है उसमें शॉर्ट और सिंपल लिखते हैं, क्योंकि आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं। साइज होता है उसका कॉन्साइज होता है, और इसका लार्ज एंड कॉन्साइज होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शंस एंड एब्रिविएशंस, आप जो है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जब फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो इसमें आपको एब्रिविएशन जो है मत यूज कीजिए, कॉन्ट्रैक्शंस आप मत यूज कीजिए। ओके, और आप इनफॉर्मल लेटर आप किसी अपने रिलेटिव्स को ही लिख रहे हो तो उसमें यूज कर सकते हो। तो ये थी आपको उसकी बातें। अब एक बार देख लेते हैं कि लेटर फॉर्मेट जो है उसका क्या फॉर्मेट होता है, मतलब लेटर राइटिंग का जो फॉर्मल लेटर है, ये इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है वो देख लेते हैं। पहले आपको अपना नाम लिखना है। फर्स्ट क्या हो गया, अपना नाम। अपना एड्रेस विथ पिन कोड लिखना है, मेंशन है पिन कोड, पिन कोड लिखिए। उसके बाद डेट दीजिए। ओके, फिर नेम एंड टाइटल ऑफ अथॉरिटी, जिसको आप लिख रहे हैं वो लिखिए। ये था आपके बारे में, यहां तक आपके बारे में था। उसके बाद डेट था, फिर आपको नेम एंड टाइटल ऑफ अथॉरिटी, जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम और टाइटल दोनों लिखना है, टाइटल एंड अथॉरिटी। तो आप इसको जो है एक लाइन में नाम लिख सकते हैं, दूसरे लाइन में टाइटल एंड अथॉरिटी लिख सकते हैं। उसका मतलब क्या टाइटल है उसका, मतलब कौन सा टाइटल पर, जैसे आप जो है बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखिए, नीचे लिखिए बैंक मैनेजर। उसके बाद जो कौन से बैंक में, कौन सी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखिए। उसके बाद नीचे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एड्रेस लिखिए, कौन से बैंक ब्रांच में वो बिलोंग्स करते हैं उसके बारे में लिखिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में लेना है डिस्क्राइब द एजेंडा और गोल ऑफ द लेटर इन वन लाइन। आपको जो है एक अच्छा सा सब्जेक्ट देना है, जिसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं वो आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है, ऐसा नहीं है कि आपको जो एग्जाम में दिया गया वही सब्जेक्ट आपको पूरा लिख देना है, नहीं, उसको शॉर्ट करके जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको लिखना है। ओके, एक तरह से आपको शॉर्ट एंड डिस्क्राइब एजेंडा उसको देना है। उसके बाद आपको डियर लिखना है, सर या मैडम। डियर सर लिखिए, डियर सर या मैडम लिखिए। आप हाय सर नहीं लिख सकते हैं, आप जिसको नहीं जान, हाय सर तब लिखते हैं आप किसी को नोन होता है, आपको जानते हैं उसको, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए आप हाय सर लिख सकते हैं। लेकिन आप किसी हायर अथॉरिटी को लिख रहे हैं तो डियर सर या मैडम लिखिए। ओके, या डियर मैम लिख सकते हैं। उसके बाद लेटर का बॉडी लिखिए। लेटर का बॉडी आपको लिखना है जो आपको लेटर में पूरा का पूरा होगा, 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ आप लेटर का बॉडी लिख सकते हैं। बॉडी 2 पैराग्राफ भी हो सकता है। उसके बाद नीचे जो है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखिए, फिर सिंसियरली लिखिए। उसके बाद अपना सिग्नेचर कीजिए, अपना नाम लिखिए, फिर इनक्लोजर्स जो है लिखिए। इनक्लोजर्स मतलब होता है आप क्या क्या अटैचमेंट्स है आपके। ओके, जो आप लेटर लिख रहे हो तो आप अटैचमेंट क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो आप, किसी मतलब अपना जो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, ये चीजें आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीजें इंक्लोजमेंट होती है, मतलब इंक्लोजमेंट होती है, अटैचमेंट्स होती है। ओके, तो ये चीजें आप इंक्लोजमेंट्स में, इंक्लोजर्स में लिखना है, उसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना है। इंक्लोजर्स लिख दिए, उसके बाद पॉइंट लिखिए। 1 पॉइंट में सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, 10+2 सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीजें आप पॉइंट वाइज लिखिए वहां पर नीचे में। तो ये एक तरह का लेटर का पूरा फॉर्मल लेटर का जो है वो फॉर्मेट होता है। ओके, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक एंड सोर्स जो आपको फॉलो करना है। क्रैक जो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बाय वरुण सक्सेना, जो दिशा पब्लिकेशन का बुक आता है, ये बुक आप ले सकते हैं। ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। मॉडर्न एसेज बाय उमाकांत सिंह, ये आप फॉलो कर सकते हैं। हैंडबुक फॉर लेटर राइटिंग बाय एस.सी. गुप्ता, वो फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट जो है ऐसे लिखने के लिए वो कहाँ से आता है, न्यूज़पेपर से आता है। तो न्यूज़पेपर का जरूर पढ़िए, एडिटोरियल वगैरह जरूर पढ़िए। और इंग्लिश चैनल जो है, इंग्लिश न्यूज चैनल देखिए, वहां से आपको कंटेंट मिलता है। आपको जो थिंकिंग होती है वही जनरेट होती है। आपको जो ऊपर का बुक है वो पढ़ के आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इस तरह से लिखते हैं या ये चीज लिखते हैं। लेकिन जब करंट सिनेरियो होता है, बुक जो है वो करंट सिनेरियो पर नहीं लिखा गया, करंट टॉपिक के बारे में नहीं लिखा गया। एग्जाम में आपको करंट टॉपिक पूछेगा और उसका कंटेंट कहाँ से मिलेगा, न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज चैनल से। ओके, ये दोनों ध्यान रखिए, ये फॉलो कीजिए। और मैंने आपको 6 से 7 जो है इंपॉर्टेंट साइट बता दिए हैं, और प्रैक्टिस पेपर के लिए, प्रैक्टिस के लिए 5-6 साइट्स हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ आप फॉलो कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी चीज़ दिक्कत है तो आप जो है निश्चिंत होकर कमेंट कीजिए। अगर आपको, मैंने आपको बता दिया कि ब्रजेश कुमार के नाम से जो है मेरा जो है प्रोफाइल है, उसको आप फॉलो, या बैंक फॉर सक्सेस को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैसेज का बटन है फेसबुक पर, या अगर फेसबुक पर नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। कमेंट में मैं डिस्कस कर चीज़ें बता देता हूँ, आधे से पौने घंटे या 2 घंटे में मैक्सिमम कमेंट कर देता हूँ। तो आप डिस्कस कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पर जो है दोस्तों देखिए आप सब्सक्राइबर का बटन है, अगर आप देखो वीडियो के कोने में जो है सब्सक्राइबर का बटन है, सब्सक्राइबर के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आपके कमेंट का जो है आंसर मिल सकता है, वो जरूरी है। ओके, तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिए।